फ्रेंड्स, 2 अगस्त 2022 का दिन अमेरिका के लिए 2 कारणों से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। पहली बात तो ये कि अलकायदा का हेड जवाहिरी अफगानिस्तान में मारा गया, और दूसरी बात ये कि नैन्सी पेलोसी सही सलामत ताइवान पहुंच गई हैं। ये 2 बड़ी खबर है। अब जहाँ तक ताइवान का प्रश्न है, ये ताइवान की समस्या बड़ा ही यूनिक है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। यूनिक इसलिए है, अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये जो ताइवान है क्या इंडिपेंडेंट कंट्री है, मैं जवाब दूंगा है भी और नहीं भी है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है। फिर दूसरा प्रश्न अगर आप पूछेंगे क्या दुनिया के किसी मुल्क ने, किसी देश ने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दिया है, फिर मैं वही जवाब दूंगा कि दिया भी है और नहीं भी दिया है। ये सच्चाई है, ये आज की रियलिटी है। और तीसरी बात ये ऐसा टॉपिक है जिस पर मुझे बोलना मेरे लिए बड़ी चुनौती भी है और आपको समझाना भी। चौथी बात, इसके बावजूद ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए जिस तेज़ी से जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, जिस तेज़ी से जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है, उस परिस्थिति में ताइवान के बारे में जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात होगी। जो भी हो, इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अभी पहला सवाल ये उठता है कि ये ताइवान में ये विवाद है क्या? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन ताइवान? तो इस बारे में आप जान लें कि ये जो पेलोसी है, नैन्सी पेलोसी, ये वहाँ की बड़ी हस्ती है। वहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि इंडिया में लोकसभा है, उसकी ये स्पीकर हैं। और प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद तीसरी सबसे बड़ी हस्ती है। इस तीसरी सबसे बड़ी हस्ती को अमेरिका ने ताइवान में उतार दिया है। मेरे विचार में ये बड़ा ही रिस्की काम था अमेरिका के लिए। मैं इसलिए रिस्की कहता हूँ कि ताइवान की जो हालत है, वो आज के दिन ताइवान एक बैटलफील्ड हो चुका है, युद्ध भूमि हो चुका है। युद्ध भूमि में इतनी बड़ी हस्ती को उतार कर ये कम रिस्क की बात नहीं होती है, चाहे कोई भी मुल्क ऐसा करे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव अर्थ भी है, वो ये इसके 2 बड़े संदेश जाते हैं, मैसेज जाते हैं। ये मैसेज ये है कि दुश्मन पर यह मानसिक रूप से दबाव पड़ता है और दोस्तों को आश्वस्त करता है। इस मायने में अमेरिका सफल रहा है वहाँ जब नैन्सी पेलोसी पहुँच गई हैं सही सलामत। वो पहुँच तो गई, लेकिन उसके जो पहुँची हैं 2 अगस्त को, उसके 4 दिन पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट ने फ़ोन पर बात किया, वो भी 2 घंटा 20 मिनट तक। ये बड़ा ही अनयूजुअल होता है, इतनी देर तक बात लोग नहीं करते हैं। और क्या बात दोनों में हुई वो तो पता नहीं चला, लेकिन जो पता चला वो बड़ा ही गंभीर बात सामने आई। वो ये कि चाइना के प्रेसिडेंट ने उनको कहा था कि यू आर प्लेइंग विद द फायर एंड यू हैव टू फेस ए वेरी सीरियस थ्रेट्स, यू हैव टू फेस ए वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। ये बात कही थी। जब उनको मैडम को आना था यहाँ ताइवान, उसी संबंध में ये बात हुई थी। इसके बावजूद अमेरिका चुप रहा और अपनी जो उनकी नीति थी, जो प्लानिंग थी कि मैडम को ताइवान पहुंचाना, वो सही सलामत पहुंचा दिया। जब ताइवान वो आई तो बड़े ही अलग तरह के ये संरक्षण में आई, सिक्योरिटी में आई। पानी में 4 बड़े बड़े ये युद्ध के पोत, ये वॉरशिप अमेरिका के चलता रहा नीचे नीचे, और ऊपर में उनका जो जहाज आ रहा था, उनके चारों तरफ 8 बड़े बड़े जेट फाइटर, ये सब मिल करके तब उनको लाया गया। ये बड़ा ही रिस्की था, लेकिन जो भी हो, ये रिस्क बड़ा ही कैलकुलेटेड रिस्क होगा प्रेसिडेंट बाइडेन का। ये बात हुई है। अब जहाँ तक बात है कि चाइना का कहना है कि अमेरिका ने हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर किया है। और अमेरिका कहता है, बल्कि जब ये मैडम वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई भी रूल, कोई भी लॉ हमने वायलेट नहीं किया है, भंग नहीं किया है।
हमें सब काम सही किया है। यहाँ जनतंत्र और चाइना का जो कम्युनिज्म है, इसके बीच में जो झगड़े हैं, जो विवाद है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं जनतंत्र के साथ खड़ी हूँ, बड़ी शक्ति के साथ खड़ी हूँ। दूसरी बात, हम अपनी दोस्ती बढ़ाने आए हैं यहाँ पर। और तीसरी बात कि सिर्फ हम ताइवान नहीं आए हैं, बल्कि हम ताइवान के साथ साथ पूरे इंडो पैसिफिक जोन में हम आए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान जो है पहला पड़ाव है, लेकिन उसके बावजूद भी और भी देश है, मलेशिया उनको जाना है, जापान जाना है, उन्हें ये साउथ कोरिया जाना है, साथ ही साथ सिंगापुर जाना है। तो मैं यहाँ दुश्मनी लेने नहीं आई हूँ, ना करने आई हूँ, सिर्फ जनतंत्र के साथ, शक्ति के साथ, मजबूती के साथ खड़ा होने आई हूँ। ये उन्होंने बात साफ कर दी है। अब ये सारी बात जो वहाँ पर हुई है उसमें तो फिर जब वो आ गई, चाइना ने कहा था कि डोंट प्ले विद द फायर, यू हैव टू फेस सीरियस कंसिक्वेंसेस। इसका मतलब है मिलिट्री एक्शन लेने वाला था चाइना। जब मैडम आती, ऐसा कुछ भी नहीं किया। चाइना बिल्कुल शांत रहा। हाँ, विजिलेंस जारी रहा। आकाश में जहाज उसके घूमते रहे, पानी पर भी जहाज उसके चलते रहे, और अपनी वायु सीमा को उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। और जब मैडम वहाँ पहुँच गई हैं तब भी विजिलेंस उनका चल रहा है और सायरन चाइना के अंदर में बज रहा है। एक्शन मिलिट्री कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, डिप्लोमेटिक चैनल पर ये जो अमेरिका का एक्शन हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने ये प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है, लिखा दिया है। अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाया और सारी बात बता दी और लिख के दे दिया है। ये जो है मिलिट्री एक्शन इसको हम नहीं कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक एक्शन कर सकते हैं। ये सारी बातें हुई है, लेकिन अब ये चाइना ने फिर एक बात साबित कर दिया है कि चाइना भूख सकता है बट काट नहीं सकता। चाइना कैन बार्क बट कैन नॉट बाइट। सेम इज द पॉलिसी चाइना हैड बीन फॉलोइंग अगेंस्ट इंडिया टू। कि सीमा पर 70,000 80,000 फौज लेकर के आज 2 साल से खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ उसका प्रेशर दे रहा है। संभव है यही पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ भी चल रहा हो। यहाँ एक और सवाल उठता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में ताइवान को लेकर के विवाद क्या है एक्चुअली। तो आज का विवाद के बारे में जानने के लिए हमें 1949 जाना पड़ेगा। 1949 के पहले ये ताइवान अलग नहीं था, एक ही मुल्क था और चाइना के साथ था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान था 1947 के पहले। लेकिन 1949 आते आते ये 2 मुल्क बन गया। जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए, वैसे वो भी हुआ। अब ये सवाल उठता है कि ये जो अलग हुआ उसका आधार क्या था। आधार ये था कि पहले से सिविल वॉर चल रहा था। वहाँ की सरकार चियांग काई शेक की थी और उसके खिलाफ कम्युनिस्टों ने सिविल वॉर छेड़ दी थी। 1949 आते आते सिविल वॉर का फैसला हो गया, कम्युनिस्ट जीत गए और चियांग काई शेक पराजित हुए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। वे अपने समर्थकों के साथ चले गए ताइवान, जो कि फॉर्मोसा कहलाता था पहले। ये एक आइलैंड है, एक टापू है। तो पूरा जो मेनलैंड है लगभग 90% उस पर राज हो गया कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्ट रिजीम। और ताइवान जो बहुत छोटा सा है द्वीप, उस पर राज हो गया जो पहली सरकार थी चियांग काई शेक का, उसका। तो ये बात है। अब ये सवाल उठता है कि जब 2 सरकार हो गई एक चाइना में, तो दुनिया क्या करे, किसको रिकॉग्नाइज करे, किसको मान्यता दे। तो इस विषय पर पूरी दुनिया भी 2 भाग में बट गई। सोवियत रसा जो कम्युनिस्टों के लीड कर रहा था, उन्होंने चाइना के कम्युनिस्टों को रिकॉग्नाइज कर लिया, और अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जो ताइवान है, जो वहाँ सरकार है, जो पहले भी सरकार चाइना की थी, कहा कि वही सरकार अब भी रहेगी, उसी को हम मान्यता देंगे। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि उसका हेडक्वार्टर, उसका कैपिटल बदल गया है। पहले बीजिंग होता था और तैपी हो गया है। तो चाइना 2 भाग में बट गया, 2 मुल्क बन गया। और ये भी हुआ कि ताइवान को ही यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य भी ताइवान को ही बनाया गया। लेकिन घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है तब 1949 के बाद। उसके ठीक 1969 आते आते इस बीच में एक बड़ी बात हुई, वो ये
कि चाइना जो पहले सोवियत रसा के ब्लॉक में था उसे छोड़ करके अमेरिका के ब्लॉक में चला गया। ये किसिंजर डॉक्ट्रिन इसको कहते हैं। जब अमेरिका के साथ वो चला गया, अमेरिका ने खुश किया, उनको इनाम दिया, यूनाइटेड नेशन का सदस्य भी बनाया और सिक्योरिटी काउंसिल का भी बना दिया। और ये सदस्यता जो पहले से थी ताइवान के पास, उनके हाथ से छीन लिया। ये 69 में हो गई ये बात। लेकिन फिर 10 साल पहले 79 आते आते शायद अमेरिका ने फिर से सोचा कि आज तो हमने रिकॉग्नाइज, आज हमारी नज़र में ताइवान तो रिकॉग्नाइज देश नहीं है, उससे हम डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, उसके साथ कोई संबंध नहीं कर सकते। हमने मान लिया है कि वन चाइना पॉलिसी ही हमारी पॉलिसी होगी, लेकिन ये सही नहीं होगा। हमको बैलेंस करने के लिए ताइवान को अलग रखना पड़ेगा। तो 1979 में अमेरिका के कांग्रेस ने एक एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया। उस लॉ के हिसाब से कहा कि ठीक है, हम उसको मान्यता नहीं देंगे, वन चाइना पॉलिसी ही रखेंगे, लेकिन हम वहाँ आर्म्स भेजेंगे, सैनिक मदद उसको देंगे, आर्थिक मदद उसको हम देंगे। और इसी नीति पर आज तक अमेरिका चल रहा है। चाइना से खुश नहीं हुआ, लेकिन नाखुश होने के बावजूद भी अशांत बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, यही पॉलिसी चलती रही। तो एक कोशिश किया चाइना ने 1980 आते आते एक प्रस्ताव दिया, एक प्रपोजल दिया, एक फार्मूला दिया ताइवान के सामने। कहा कि देखिए, हम लोग एक ही देश होंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, लेकिन 2 पॉलिटिकल सिस्टम होगा। आपके यहाँ डेमोक्रेसी रहेगी, हमारे यहाँ कम्युनिज्म रहेगा, जैसा कि आजकल हांगकांग में किया इन्होंने। लेकिन ताइवान को ये पसंद नहीं आई। ताइवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहता था। वो कहता था कि हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारी सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ ही साथ हमारे 3 लाख के सैनिक भी अपने हैं, हम आपके साथ क्यों मिलें। बात खत्म हो गई। अब इस परिस्थिति में क्या होगा कि अब थोड़ा तनातनी तो चलता ही रहा दोनों के बीच में। अब लेकिन ये बात हुई कि जो आज का सिचुएशन है, करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस ये है कि ताइवान को सिर्फ 13 ऐसे देशों ने रिकॉग्नाइज किया है जिसको आमतौर पर दुनिया नहीं जानती है। छोटे छोटे मुल्क हैं, और बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं, बड़े देश हैं, जैसे इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, यूरोप हुआ, इस सब ने किसी ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रसिया ने भी इसको नहीं किया है। ये सच है। और ये भी सच है कि जहाँ तक यूनाइटेड नेशन का सवाल है, वो यूनाइटेड नेशन में चाइना है, आज कम्युनिस्ट चाइना है। और दूसरी बात एक और है कि चाइना कह रहा है कि हमको रीयूनिफिकेशन करना है, उसको नहीं छोड़ा है, हम मिला के रखेंगे इसको चाइना के साथ। अब ये 1979 का जो एक्ट है उसको भंग किया है अमेरिका ने, वन चाइना पॉलिसी को तोड़ दिया है, उसको नहीं माना है। ये सारी बात चाइना कह रहा है। अमेरिका ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने ये लॉ बनाया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या कहना है आप जानिए। और सवाल ये उठता है कि इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है उसको। इसके बावजूद इंडिया ने इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस उसके साथ रखा है, वहाँ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है, और इंडिया और ताइवान के बीच में $2 बिलियन का ट्रेड भी हो रहा है। ये सारी बात हुई है। अब जो ये घटना हुई है 2 अगस्त को, जो मैडम वहाँ पहुँची हुई हैं, इस पर दुनिया का क्या रिएक्शन है। दुनिया का रिएक्शन पहला तो ये है कि इंडिया ने कहा ये चाइना का बड़ा ही एक खतरनाक जुआ है, ये बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन है चाइना के लिए। और रसिया ने कहा है कि अमेरिका ने चाइना को उकसाया है, प्रोवोक किया है। ये चाइना और ये इंडिया और रसिया का ये रिएक्शन सामने आ चुका है। अब एक सवाल यहाँ का और उठता है कि ताइवान में ऐसी क्या खास बात है कि चाइना और अमेरिका इतना टेंशन में रहे, इतना बड़ा रिस्क ले ले, वॉर तक होने के तैयार हो जाए। उसका एक बड़ा कारण है, वो ये है कि चाइना अगर ताइवान को अपने हाथ में ले लेता है तो ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ वो आगे बढ़ सकता है अमेरिका की तरफ। और वहाँ अमेरिका की तरफ जब बढ़ेगा तो वहाँ अमेरिका के 2 बड़े बड़े मिलिट्री बेस हैं, एक है गुआम में और दूसरा है हवाई में। वहाँ भी चाइना की टेढ़ी नज़र पहुँच सकती है। तो सचेत है अमेरिका
कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना को एक मौका मिल जाए हमारे तरफ बढ़ने का। तो आज जो टेंशन है उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेटजिक कारण भी है, आर्थिक अपनी जगह पर है, लेकिन स्ट्रेटजी ही सबसे बड़ा कारण है दोनों मुल्क के बीच में टेंशन होने का। इस संदर्भ में ताइवान का एक संक्षेप में इतिहास भी जान लें। 3वीं शताब्दी के पहले यहाँ पर ट्राइबल रहते थे इस आइलैंड में, और यहाँ किसी का भी शासन नहीं था। ये 3वीं शताब्दी आते आते यहाँ चाइना के कंट्रोल में ये आ गया, लेकिन 1624 से लेकर के 1661 तक ये डच कॉलोनी यहाँ पर रहा, और फिर ये 1683 आते आते ये क्विंग डायनेस्टी, चाइना की क्विंग डायनेस्टी के नियंत्रण में ये आ गया। और 1895 में चाइना और जापान में वॉर हुआ, युद्ध हुआ, चाइना पराजित हुआ, और जब ताइवान का प्रश्न उठा उस एरिया का, तो वो जापान के हाथ में चला गया। ये जापान के हाथ में रहा 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक। यही उसकी कहानी है। और 49 आते आते तो मैंने पहले बताया है 2 अलग अलग मुल्क हो गए। इस बीच में एक बड़ी घटना हुई थी 2011 में, उसे कहते हैं चाइना का एक बड़ा रिवोल्यूशन हुआ था, बड़ी क्रांति हुई थी। एक क्वीन डायनेस्टी जो थी धीरे धीरे काफ़ी अनपॉपुलर हो चुका था, उसके खिलाफ सन्याद सेन, डॉक्टर सन्याद सेन ने विद्रोह कर दिया और उनकी जीत हुई। फिर उनकी सरकार बनी और 1927 आते आते वे गुजर गए। उसके बाद फिर चांग काई शेक उनकी जगह पर वहाँ का राष्ट्रपति बना। इस बीच में 2021 में ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, और चांग काई शेक के साथ उनकी बात नहीं बनी, दोनों में विवाद शुरू हो गया। और 1930 आते आते सिविल वॉर छिड़ गया चांग काई शेक की सरकार और कम्युनिस्टों के बीच में। ये सिविल वॉर चलता रहा 1949 तक, यही उसकी कहानी रही। अब ये जहाँ तक ताइवान का प्रश्न है, ये बहुत ही छोटा सा मुल्क है। सिर्फ यहाँ पर 2.36 करोड़ लोग रहते हैं, और एरिया जो है यहाँ पर ताइवान के अंदर में 168 छोटे छोटे आइलैंड हैं, और कुल मिला के इनकी जो ये है एरिया है वो बड़े मुश्किल से इसको कहिए कि 36,200 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 36,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अगर आप इंडिया का स्टेट देखें तो केरला भी इससे बड़ा है क्षेत्रफल में। ये जो आइलैंड है वो सिर्फ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन लैंड ऑफ चाइना टुवार्ड्स द साउथ ईस्ट एरिया साइड, साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिणी पूर्व की तरफ चाइना से ये करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लगभग वैसा ही है जैसे इंडिया के लिए अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार तो करीब 1100 किलोमीटर है, ये मात्र 100 किलोमीटर है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अंडमान निकोबार भी इंडिया के साउथ ईस्ट में ही है, वो भी देखिए कोई इंसिडेंस है इसका, ये बात है। अब रही बात कि ताइवान का दुनिया के लिए क्या महत्व है। दुनिया के लिए बहुत बड़ा महत्व ये है, भले छोटा देश हो, कम लोग हों, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वेरी हाई टेक्नोलॉजी का उत्पादन वहाँ होता है, और पूरी दुनिया के मेजर देशों ने, बड़े देशों ने इसे रिकॉग्नाइज भले ने किया हो, लेकिन सबके साथ इसका व्यापार चल रहा है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, यहाँ तक कि चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इन सबके साथ उनका चल रहा है। और ये खास करके जो सेमी कंडक्टर है इसमें बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है। लगभग 50% से अधिक अकेला ताइवान पूरी दुनिया को ये सेमी कंडक्टर सप्लाई कर रहा है, ये बात है। अब रही बात जहाँ तक ताइवान का ये जो पॉलिसी रहा अमेरिका के लिए, कहा जाता है कि किसिंजर साहब ने इस पॉलिसी को शुरुआत की थी 69 में, चाइना को अपने ब्लॉक में ले लिया था। इस सारी बातों को कहा जाता है किसिंजर्स डॉक्ट्रिन। अब जाके लगता है कि किसिंजर डॉक्ट्रिन पूरी तरह से असफल हुआ, फेल हो गया। जिस कारण से लिया था चाइना को, वो चाइना आज हेडेक बन चुका है, आज ट्रेड वॉर उसके साथ चल रहा है, ये भी आपकी सच्चाई है। अब इस कारण से लिया था चाइना को कि सोवियत ग्रुप जो है कमज़ोर पड़ेगा, कुछ भी कमज़ोर नहीं पड़ा। ऐसे भी चाइना वार्सो पैक्ट का हिस्सा नहीं था, वैसे बहुत अच्छे दोस्ती नहीं थी, आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा झगड़ा दोनों में चल ही रहा था। तो अमेरिका को क्या मिला आज? अगर आज के दिन देखेंगे अमेरिका घाटे में रहा,
ये बढ़िया नहीं हुआ ये उनके लिए। अब ये यहाँ सवाल उठता है, ये जो तनातनी चल रही है, टेंशन चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, तो गलत कौन है? देखिए, गलत और सही का फैसला करना बड़ा मुश्किल है। जो राजनीति चाहे देश के अंदर में हो या बाहर में हो, नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जो बोला वही करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, टेक्निकल कारण से कहेंगे तो अमेरिका दोषी है। जब आप वन चाइना पॉलिसी को माने हुए हैं और ताइवान को आपने हटा दिया था और सारी शक्ति दे दी थी कम्युनिस्ट चाइना को, फिर 69 में ये सब किया। अब 79 10 साल आते आते आपने एक और नया कानून बना दिया कि नहीं, हम सेना भेजेंगे, हम इकोनॉमिक रिलेशन उसके साथ रखेंगे। ये बात है, लेकिन चाइना बहुत अधिक सैनिक विद्रोह नहीं कर सकता है अमेरिका के खिलाफ, सैनिक एक्शन नहीं ले सकता है। कारण क्या है? चाइना दबाव में है। चाइना का प्राण जो है, प्राण वो चाइना के एक्सपोर्ट में बसता है। अगर एक्सपोर्ट कहीं फेल हुआ, कम हुआ, चाइना के प्राण उड़ जाएंगे। ये सही है। चाइना वैसे भी आइसोलेट हो चुका है। चाइना की पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म वाली जो है, उस पर भी चोट पड़ेगा। ये सारी सच्चाई है। लेकिन एक और बात है कि जहाँ तक जो ये चाइना और ताइवान का जो रिश्ता आज तक रहा, उस रिश्ते में बड़ी गहराई है। इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अधिक है। दोनों देश के साथ व्यापार चल रहा है। दोनों एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। लोग यहाँ के लाखों वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जब मैडम वहाँ पहुँची हैं 2 अगस्त को, तो चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंपोर्ट उसका बंद कर रहे हैं। वहाँ से जो सामान आ रहा है उसको हम हाथ से नहीं लेंगे। चाइना के जहाज उसके चारों ओर पानी में घूम रहे हैं, हालांकि अपने सीमा से बाहर नहीं जा रहे। ये जो जहाज़ ऊपर में हवा में है, जो जेट फाइटर, वो भी चल रहा है, घूम रहा है। टेंशन काफ़ी है और सायरन भी बज रहा है चाइना के अंदर में, लेकिन अभी तक मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। मुझे अगर पूछें तो क्या होना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा यथास्थिति जैसा स्टेटस है वैसे ही बरकरार रहे। तो इसी में दोनों की शांति है, अमेरिका की भी और चाइना की भी। यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू।